हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं वैभव सैनी फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी की एक नई क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वर्तमान में संविधान का भाग 9 पढ़ रहे हैं और भाग 9 के अध्ययन के क्रम में हम लोग वर्तमान में जो विषय अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पंचायतें। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पंचायतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। पंचायतें होती क्या हैं, पंचायतों की संरचना क्या होती है, कौन उनके सदस्य बनते हैं, कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन ग्राम प्रधान बनते हैं, कैसे आपके 3 स्तर विभिन्न स्तर होते हैं पंचायतों के, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों का संवैधानिकीकरण किया गया, क्या उन संवैधानिकीकरण करने की प्रक्रिया रही, कितनी बार प्रयास हुए, कौन से प्रयास विफल रहे, कौन से सफल रहे, इन तमाम विषय वस्तु के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं लर्नर्स। आज का हमारा जो मुख्यतः विषय रहने वाला है वो है शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्थात जो नगर निकाय होते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज की व्यवस्थाएं होती हैं, उस पर हमारी पूरी क्लास आज केंद्रित रहेगी। लेकिन इस विषय पर आने से पहले पंचायतों से संबंधित हमारा एक छोटा सा टॉपिक शेष था। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि उस टॉपिक के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में चर्चा करनी है। तो आज वो समय आ गया है जब उस छोटे से बचे हुए टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं, तत्पश्चात हम लोग फिर मूव ऑन करेंगे हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के टॉपिक पर। तो वो आपका जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग यदि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी उठाएंगे, समझ रहे हैं ना, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस के एग्जाम के पेपर आप जीएस का प्रीलिम्स उठा के देखिएगा, वहां पर आपको कई बार इस टॉपिक से रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो क्या टॉपिक है देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक पर आने से पहले हम लोगों को जो इस टॉपिक में पढ़ना है उसके लिए थोड़ी सी एक रूपरेखा तैयार करनी होगी। वो रूपरेखा क्या है, देखिए ये देखिएगा, ये हमारा जो प्यारा देश है भारत, ये अन्य देशों की तुलना में एक बहुत ही मुख्य विभिन्नता रखता है। और वो विभिन्नता क्या है, यदि आप किसी भी कंट्रीज की बात कर लीजिए, चलो यूरोपियन कंट्री ले लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल फ्रांस ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में यदि आप देखोगे कि भैया फ्रांस में आप किसी भी दिशा में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, तो वहां पर आप लोग पाएंगे कि उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो पहनावा है, वो थ्रू आउट द कंट्री सेम रहने वाला है। चाहे यूएसए में आप देख लीजिए, चाहे कनाडा में देख लीजिए, चाहे स्पेन में देख लीजिए, चाहे फ्रांस में देख लीजिए, ठीक है। उनकी जो बोलचाल है, अगर वे फ्रेंच बोल रहे हैं तो 200-300 किलोमीटर दूर फ्रांस में स्थित किसी स्थान पर भी वही भाषा बोली जाएगी। पानी की गुणवत्ता वही रहेगी, मिट्टी की गुणवत्ता में चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन मुख्यतः मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाई साहब, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप किसी भी कोने में खड़े हों और वहां से किसी भी डायरेक्शन में आप लोग 100 किलोमीटर चल दीजिए, 100 किलोमीटर चलने पर प्यारे शिक्षार्थियों आपकी मिट्टी बदल जाएगी, आपकी पानी बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, जीवन स्तर बदल जाएगा, आपका पहनावा बदल जाएगा, आपकी बोलचाल बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी, बोली बदल जाएगी। तो ये आपका एक ऐसा विषय है जो आपका दर्शाता है भारत की विविधताओं को। भारत एक विविधता भरा देश है, एक डाइवर्सिफाई देश है डियर स्टूडेंट्स। और इसी कड़ी में हमारे इस देश के अंदर पुराने समय से ही कुछ मनुष्य ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई साहब अपनी पुरानी परंपराओं, पुराने पहनावों, पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब अंग्रेजों के समय में भी इस समुदाय को एक विशेष प्रकार से आरक्षित रखा गया था कि भैया इनमें ज्यादा हस्तक्षेप ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी कल्चर में, इनके रहन सहन में नहीं करती थी। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान निर्माण करने वाले विशेषज्ञों ने भी इस समुदाय के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया कि भैया ये जो आपके पिछड़े हुए लोग हैं, ये जो आदिवासी लोग हैं, ये जो जनजातीय लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं भैया जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी शर्त पर आधुनिकता को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सपोज दैट जैसे आप और हम हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने टी शर्ट पहनी है, जींस पहनी है,
अब हो सकता है मेरी तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी धोती कुर्ता पहनती हो, उससे पहली पीढ़ी अलग परिधान पहनती हो, लेकिन मेरी फैमिली ने, आपकी फैमिली ने क्या किया कि जैसे ही समाज में मॉडर्नाइजेशन आया, आधुनिकता आई, तो हमने उसे अडॉप्ट कर लिया, हमने उस आधुनिकता को अपने जीवन में शामिल कर लिया, अपना लिया। लेकिन हमारे मनुष्य के अंतर्गत ही कुछ लोग ऐसे हैं भैया जो समय के साथ आधुनिकता को नहीं अपनाते, वो अपने पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं को छोड़ना पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में संविधान में उन लोगों की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं, और उन प्रबंधों को हम लोग यदि अनुसूची के आधार पर जाने तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो टोटल अनुसूचियां हैं वो हैं 12, और इन 12 अनुसूचियों में आपकी 2 अनुसूची ऐसी है प्यारे शिक्षार्थियों जो बात करती है इन्हीं लोगों के बारे में जिनको जाना जाता है आदिवासी समुदाय या आपके अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के नाम से। क्लियर? तो यहां पर मुख्यतः मैं बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स जनजातीय क्षेत्रों की, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र। अब अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में बेसिक डिफरेंस क्या है? यदि आपको याद हो, जब मैंने भाई साहब प्रारंभ में अनुसूचियों को विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया था, तब मैंने बताया था ये चीज कि भाई साहब आपके पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में कहीं भी किसी भी स्थान पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर आपके आदिवासी लोगों का बसावट देखने को मिल सकती है। अब आपके उन क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था, ध्यान देना, पूरे भारत के उन क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था जहां पर आपके जनजातीय लोग निवास करते हैं उसका वर्णन मिलता है अनुसूची 5 में। क्लियर? पूरे भारत में सभी किसी भी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय, जनजातीय क्षेत्रों की व्यवस्था कैसे चलेगी इसका वर्णन मिलता है अनुसूची 5 में। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है कि भैया पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्रों की व्यवस्था तो बताई गई है, लेकिन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर अब जो इन राज्यों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आपके भाई साहब एक अलग अनुसूची है, और वो है अनुसूची 6। संविधान की अनुसूची 6 बात करती है कि इन 4 राज्यों की व्यवस्था कैसे संचालित होगी। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखनी है, हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल संविधान का भाग 9, ठीक है, और भाग 9 का वर्तमान में नाम है पंचायतें, और ये नाम कब हुआ? 1993 से। और बच्चों इसमें आपका वर्तमान में जो आर्टिकल है वो है 243A से लेकर 243O तक। क्लियर? अब इस भाग 9 के जितने भी प्रावधान हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, भाग 9 के जितने भी प्रावधान हैं वो कोई भी प्रावधान आपके अनुसूची 5 से संबंधित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 5 से संबंधित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। वो लागू क्यों नहीं होते बच्चों? क्योंकि आपके भाई साहब इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रधानता है। क्लियर? तो वहां की उन पर्टिकुलर एरिया की जो व्यवस्था चलती है वो चलती है भाई साहब संविधान के भाग 10 के प्रावधानों के अनुरूप और संविधान की अनुसूची 5 के प्रावधानों के अनुरूप। क्लियर? तो बच्चों अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपके भारत सरकार ने, इंडियन पार्लियामेंट ने 1996 में, 1996 में एक एक्ट पारित किया भाई पार्लियामेंट में, और जिसको जाना जाता है पैसा एक्ट के नाम से। ठीक है, पैसा एक्ट के नाम से। अब ये पैसा एक्ट है क्या, इसको जान लेते हैं अभी। सबसे पहले तो
इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ये एक्ट भाई साहब एक्चुअल में है क्या। देखिए, पी फॉर पंचायत, ई फॉर एक्सटेंशन, एस फॉर शेड्यूल्ड और ए फॉर एरिया। इसको हिंदी में विस्तार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसकी विषय वस्तु को समझिए डियर स्टूडेंट। मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर राज्य है भाई, कोई एक पर्टिकुलर राज्य है, कोई भी ले लेता हूं मैं रैंडमली। सपोज दैट मैंने ये गुजरात ले लिया भाई, ये मैंने एक राज्य ले लिया गुजरात। इस गुजरात में ये कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपकी भैया जनजातीय आबादी निवास करती है, जनजातीय आबादी निवास करती है। क्लियर? अब जब ये जनजातीय आबादी की प्रधानता वाला क्षेत्र है तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में डियर स्टूडेंट ना तो संविधान के भाग 5 के प्रावधान लागू होंगे, ना भाग 6 के प्रावधान लागू होंगे, ना भाग 8 के प्रावधान लागू होंगे और ना ही भाग 9 के प्रावधान लागू होंगे। तो फिर इस पर्टिकुलर एरिया की व्यवस्था चलेगी कैसे? इसके लिए संविधान में है क्या? 5वीं अनुसूची और भाग 10 में भी इससे जुड़े हुए प्रावधानों का वर्णन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहां पर जब भाग 9 ये पंचायतों वाला जो भाग है ये भाई साहब इस क्षेत्र पे लागू नहीं हो रहा, तो आप एक चीज देखिएगा बच्चों, जो आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंतर्गत एक संकल्पना की गई है संविधान सभा के विशेषज्ञों के द्वारा कि भैया प्रत्येक स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ही क्या है कि वहां पर रहने वाले लोगों के मध्य से कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो भाई साहब अपर लेवल पर जनता का प्रतिनिधित्व करे। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अब जो ये जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र तो उस व्यवस्था से बंध के रह गए जो भाई साहब आपकी अनुसूची 5 और भाग 10 में वर्णित है। तो क्या यहां के लोगों को यह हक नहीं मिलना चाहिए कि वो भी भाई साहब जन भागीदारी सुनिश्चित करें, उनको भी स्थानीय स्तर पर शासन का मौका मिले? ठीक है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संसद ने 1996 में एक एक्ट पारित किया डियर स्टूडेंट्स, जिसको जाना जाता है पैसा एक्ट 1996 के नाम से। देखिए, इस पैसा एक्ट का उद्देश्य क्या था भाई? सबसे पहले तो कोई भी एक्ट यदि लाया गया है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, उद्देश्य। इसके उद्देश्य की यदि बात करें तो भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के तहत अनुसूची 5 के जनजातीय क्षेत्रों में लागू करना। और भैया दूसरे उद्देश्य की बात करूं तो मुख्यतः बहुत ही सामान्य स्तर पर अगर बात की जाए तो भाई साहब यहां पर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को, कि कॉन्सेप्ट कह लो या अवधारणा कह लो, अवधारणा को यथार्थ करना। ठीक है बच्चों? तो इस एक्ट के लाने के पीछे जो सरकार का ध्येय था, जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो यहां पर आपके समक्ष मैंने लिख दिया है अपने नोटबुक में। अगर आप नोट लिख रहे हैं तो आप इसको अवश्य अपडेट करें।
अब मुद्दा आता है कि भाई साहब इसकी प्रावधान क्या है, क्या इसकी विशेषता है। देखिए, ये एक्ट प्रावधान करता है कि भैया जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा का गठन हो, ग्राम सभा बने, और भैया ये गठन ठीक वैसे ही हो जैसे आपके भाग 9 में प्रावधान वर्णित हैं। और इस ग्राम सभा में आपके ऐसे लोग होंगे भैया जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में दर्ज हो। क्लियर? और जो आपकी ये प्रत्येक ग्राम सभा होगी ये आपकी जनजातीय क्षेत्रों की परंपराओं, उनकी संस्कृतियों, उनके रीति रिवाज से ही संबंधित आपके भाई साहब उनके संरक्षित करते हुए यहां पर आपकी स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को यथार्थ करेगी। तो यहां पर मुख्यतः आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है पैसा एक्ट किससे संबंधित है। तो ध्यान देना, पैसा एक्ट आपके पंचायतों के जो प्रावधान है भाग 9 के उनके विस्तार की बात करता है, कुछ चेंजेस, कुछ संशोधनों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में, जो कि अनुसूची 5 में वर्णित है। दूसरी बात, ये एक्ट कब आया? 1996 में इस एक्ट को लाया गया। उद्देश्य क्या था वो आपके समक्ष लिख दिया है। प्रावधान क्या है कि भैया इस एक्ट के अंतर्गत आपके जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। अब मुद्दा आता है कि वर्तमान में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो पैसा एक्ट है ये वर्तमान में कितने राज्य में लागू होता है, वर्तमान में कितने राज्यों में लागू होता है। तो भैया वर्तमान में 9 नहीं 10 राज्यों में लागू होता है। 10 राज्यों में लागू होता है स्टूडेंट। भारत के 28 राज्य हैं जिनमें से 10 राज्यों में यह अधिनियम लागू होता है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, गुजरात के बाद है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और 2 राज्य और बाकी जो बचते हैं वो है भैया राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये वो 10 राज्य हैं जहां पर वर्तमान में ये पैसा एक्ट लागू होता है। अब विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अब हमारा विषय जो होने वाला है वो है भैया अगला भाग संविधान का। देखो बच्चों, मुख्यतः मेनली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्थानीय स्वशासन। समझ गए बच्चों? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले भाई साहब आपके दक्षिण का एक बहुत ही महान राजवंश हुआ है चोल राजवंश, और वहां के राजा हुए हैं राजा राज, उन्होंने सबसे पहले भारत में इस व्यवस्था को यथार्थ किया था। तत्पश्चात फिर भाई साहब इसके 1948 में संविधान सभा में पहली बार इन पर चर्चा हुई, और फाइनली इनको तत्कालीन समय की एकदम से आवश्यकता ना मानते हुए इसको रख दिया गया डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में। अब स्थानीय स्वशासन है क्या? स्थानीय स्वशासन की सीधी सीधी एक परिभाषा है कि भाई साहब स्थानीय स्तर पर, वो स्थानीय स्तर आपकी सामाजिक इकाई के सबसे छोटे स्तर से शुरू होता है अर्थात ग्राम से, और ग्राम से शुरू होकर जो आपका भाई साहब सबसे बड़ा स्तर है शहरी लेवल पर, नगर महानगर, वहां तक जाता है। अब भैया ये जो स्थानीय स्वशासन है
यदि इसकी ग्रामीण परिवेश की हम लोग बात करें, ग्रामीण स्तर की हम लोग बात करें, तो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के जो प्रावधान हैं वो हैं भाग 9 में। और भाई साहब इनको जाना जाता है पंचायतों के नाम से। और भाई साहब इसका संवैधानिकीकरण हुआ था 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। क्लियर बच्चों? और भाग 9 में आपका आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ तक। अब बच्चों ग्रामीण स्तर से निकल के, समझ रहे, ग्रामीण सरकार से बाहर निकल के यदि हम शहरी सरकार की बात करें, समझ रहे, स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, उसको यथार्थ करता है भारतीय संविधान का भाग 9A। क्लियर? तो नगरीय स्तर पर जो आपका स्थानीय स्वशासन है डियर स्टूडेंट्स, वो देखने को मिलेगा संविधान के भाग 9A में। अब बच्चों जो ये 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ने जो आपके मूल संविधान का भाग 9 था जिसका नाम था स्थानीय स्वशासन, इसके नाम को चेंज कर दिया था। क्लियर? और भाग 9 का नाम बन गया था पंचायतें। लेकिन कोई नया भाग आपका 73वें संविधान संशोधन से भाई साहब आपका ऐड नहीं किया गया था। क्लियर? अनुसूची ऐड हुई थी 11वीं, लेकिन नया भाग ऐड नहीं हुआ था, उसी भाग का नाम परिवर्तन हुआ था। अब बच्चों जो ये भाग 9A है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये भाग आपका ऐड हुआ है अलग से। क्लियर? और इस भाग का नाम है नगर निकाय या म्यूनिसिपैलिटीज। देखो जो भाग 9 का नाम है ना, ये हिंदी में भी यही रहेगा, इंग्लिश में भी यही रहेगा। इंग्लिश में भी इसको पंचायत ही लिखेंगे, हिंदी में भी पंचायत ही लिखेंगे। लेकिन भाग 9A का जो नाम है वो इंग्लिश में प्रोनाउंस होगा म्यूनिसिपैलिटीज, और हिंदी में उसका उच्चारण होगा नगर निकाय, या कुछ पुस्तकें इसको नगर पालिकाओं के नाम से भी संबोधित करती हैं। ठीक है? और ये हमारी जो व्यवस्था है वो संविधान में ऐड हुई बच्चों 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और ये आपका जो आर्टिकल शुरू होता है 243 ओ के बाद आएगा पी से शुरू होकर 243 जेड जी तक। तो ये है रूपरेखा आपके स्थानीय स्वशासन की। ठीक बच्चों? तो जो ये वाला पोर्शन है ये हम लोग वर्तमान में पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग अपना मूव ऑन करते हैं, अग्रसर होते हैं इस वाले हिस्से को पढ़ने में। ठीक है बच्चों? तो समझ गए होंगे आप। अब हमारा अध्ययन जो होने वाला है वो होने वाला है भाग 9A अर्थात नगर निकाय या नगर पालिकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। और आर्टिकल आपने देख ही लिए हैं 243 से 243 जेड जी तक। क्लियर? तो इस व्यवस्था को, वर्तमान में ये व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है, इसको जानने से पहले हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि भाई साहब इन नगर निकायों का जो ऐतिहासिक स्तर पर पृष्ठभूमि है वो क्या है। देखो बहुत कॉमन प्रश्न आपका पूछा जाता है भाई कि भारत का पहला नगर निगम भारत का पहला नगर निगम, ठीक है, ये बच्चों स्थापित हुआ था 1687 में, 1687 में। और कहां पर स्थापित हुआ था? मद्रास में। ठीक है बच्चों? तो कभी भी आपसे ये प्रश्न आ जाए कि शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई है वो आपकी कहां पर हुई है, इसके बाद यदि हम लोग देखें कि भैया नगर निगम जो स्थापित हुए वो फिर आपके 1726 में बंबई और कोलकाता में।
ठीक है, तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से प्यारे शिक्षार्थियों अवश्य ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 1793 में 1793 में आपको पता है, जिस समय मैंने आपको एक्ट पढ़ाए थे, तो 1793 में आपका भाई साहब चार्टर एक्ट आता है, पहला फर्स्ट चार्टर एक्ट आता है। अब इस चार्टर एक्ट में भी प्रावधान था, क्या प्रावधान था कि जो संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र है, संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र का मतलब संपूर्ण भारत नहीं है बच्चों, ये आपके उस क्षेत्र की बात की जा रही है जो तत्कालीन समय में अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू करना। यह प्रश्न भी आपका मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किस चार्टर एक्ट में शहरी स्तर पर, ठीक है, यहां पर अगर शहरी शब्द भी नहीं है, सिर्फ स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है, तो भाई साहब 1793 के चार्टर में भी इस व्यवस्था पर बल दिया गया था। और बच्चों 1882 में स्थानीय स्वशासन में सबसे महत्वपूर्ण भाई साहब आपका काम करते हैं कौन? भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इन्होंने आपका भाई साहब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रत्येक स्तर पर आपके भाई साहब जो है स्थानीय बोर्डों के गठन को बल दिया, गठन कराया गया। क्लियर? तो यहां पर इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक आधुनिक भारत के स्तर पर माना जाता है। ये मैंने पंचायतों का टॉपिक जब आपको पढ़ाया था तब भी इस बारे में आपके समक्ष चर्चा की थी। तो ये इसका कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है प्यारे विद्यार्थियों। (1919) भारत शासन अधिनियम आया था, जिसको माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत आपको यदि याद हो तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है बच्चों, और द्वैध शासन व्यवस्था में आपके कुछ विषय हस्तांतरित और कुछ विषय आरक्षित थे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत आपकी जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी तो वो आपकी भाई साहब रखी गई थी हस्तांतरित विषयों में 1999 के इंडियन गवर्नेंस एक्ट के अंतर्गत। अब भैया 1935 में 1935 में जब फिर से इंडियन गवर्नेंस एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम आता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों जो स्थानीय स्वशासन है इसको प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। तो अब आप देखेंगे कि पंचायतों को भी आप लोगों ने देखा कि भैया जो इसका संवैधानिकीकरण हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो तब आपके इसके सारे प्रावधान आप देखेंगे कि राज्य पर छोड़ दिए गए। ठीक है, राज्य पर छोड़ दिए गए कि ये पूरी व्यवस्था जो है इस व्यवस्था को अमल में लाने की जिम्मेदारी होगी राज्यों की। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको राज्यों को लागू करना ही करना पड़ेगा, अनिवार्य थे, और कुछ उनकी इच्छाओं पर छोड़ दिए गए। लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने की, ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो दे दी गई किसको? राज्य सरकार को। और आज
पंचायती व्यवस्था या आपकी स्थानीय स्वशासन की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत मेंशन है शिक्षार्थियों। क्लियर? तो इसको आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये आपका प्रभाव नजर आ रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम का, क्योंकि वहां पर भी आपके स्थानीय शासन की व्यवस्था को संघीय स्वरूप में ना रखते हुए उसको प्रांतीय विषय का हिस्सा डिक्लेयर किया गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं नगर निकायों के संवैधानिकीकरण की। देखो बच्चों, वही आपका बिल्कुल आपको भाई साहब इसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था 73वां संशोधन, ऐसे ही यहां पर भी अगस्त 1989 1989 तत्कालीन राजीव गांधी सरकार चौसठवां संविधान संशोधन लेकर आती है। भाई 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है। 64वां नहीं है, ये है मैं आपका 65 है बेटा, 65। पैंसठवां, 64वां तो पंचायतों से संबंधित था। 65वां संविधान संशोधन लाया जाता है और ये बच्चों लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में ये पास हो जाता है पूर्ण बहुमत से। अब इसके बाद जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में ये भाई साहब गिर जाता है। तो इस वजह से जो ये आपका पहला प्रयास था म्यूनिसिपैलिटीज के संवैधानिकीकरण का, ये क्या रहा? ये रहा असफल। अब बच्चों अगले वर्ष 1990 में, सितंबर 1990 में दूसरा अटेम्प्ट, यहां पर आपके वीपी सिंह गवर्नमेंट इस व्यवस्था के संवैधानिकीकरण के लिए बिल लाती है। लेकिन यहां पर भाई साहब आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण ये सरकार ही गिर जाती है, इसलिए वो बिल भी भैया ठंडे बस्ते में चला जाता है, उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होती। तो भैया ये भी आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है इसके संवैधानिकीकरण का, ये क्या रहा? ये भी असफल रहा। अब बात आती है तीसरे अटेम्प्ट की, ठीक है, तीसरे अटेम्प्ट की। और ये तीसरा अटेम्प्ट सितंबर 1991 में, सितंबर 1991 में। और इस समय जो भाई साहब आपके प्रधानमंत्री थे पी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा भारत की संसद में 74वां संविधान संशोधन लाया गया डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद सितंबर 1991 में लाने के बाद 1992 तक राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन कर दिए। तो 1992 में ये क्या बन गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है बच्चों। और जिस प्रकार से 24 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान ग्राउंड स्तर पर लागू हुए थे, ऐसे ही इस 74वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं वो 1 जून 1993 से लागू हुए। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक
साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। लेकिन ये मत सोच लेना कि प्रत्येक साल 1 जून को म्यूनिसिपैलिटीज दिवस मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2010 से ये व्यवस्था है कि भैया 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन में और 74वें संविधान संशोधन में सिर्फ एक मुख्य विभिन्नता है, बाकी अनेकों सिमिलरिटीज आपको इन दोनों संविधान संशोधनों में देखने को मिलेगी। 73वां किससे संबंध रख रहा था? पंचायतों से। तो 74वां किससे संबंध रख रहा है? नगर निकायों से, शहरों के स्थानीय प्रशासन से। 73वां संविधान संशोधन जो है बच्चों, वो आपका वही सेम 1991 में आया, 1992 में ये अधिनियम बना और 1993 में ये लागू हुआ। यहां पर भी बिल्कुल ठीक यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। 1991 में आया, 92 में अधिनियम बना और 1993 में इसके जो प्रावधान हैं उनको लागू किया गया। ठीक बच्चों, अब देखते हैं कि इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या क्या व्यवस्था अस्तित्व में आई। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही सेम चीज आ जाती है कि संविधान की प्रस्तावना, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद। जब ये संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तो इसने भैया इसको छोड़कर इन तीनों पर प्रभाव डाला। तीनों पर प्रभाव डाला। कैसा प्रभाव डाला? कि भैया एक नई अनुसूची ऐड हुई, संविधान में एक नई अनुसूची ऐड हुई। ठीक है, कौन से नंबर की? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। और इस अनुसूची का नाम रखा गया क्या? नगर निकाय या नगर पालिकाएं। ठीक है बच्चों, और इस 12वीं अनुसूची में कुल मिलाकर जो विषय थे कि जिन विषयों पर आपके भाई साहब शहरों के स्थानीय सरकार को अधिकार होगा विधि निर्माण करने का, वो आपके भाई साहब थे टोटल 18। ठीक है, जैसे आपके पंचायतों में यदि अनुसूची 11 के प्रावधान को देखें तो वहां पर विषयों की संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स? वो संख्या थी टोटल 29, और यहां पर यह संख्या उससे 11 कम है और यहां पर विषय हैं 18। क्लियर? अब यहां पर यदि मैं बात करूं कि भाई साहब संविधान में एक नया भाग भी ऐड हुआ। देखो, 73वें संविधान संशोधन ने भाग ऐड नहीं किया था, भाग के नाम का परिवर्तन किया था। ठीक है, यहां पर एक नया ही भाग ऐड हो रहा है। कौन सा भाग? का नाम है 9A, या हिंदी में इसको बोल देते हैं 9क। ठीक है बच्चों, और इस भाग का नाम भी आपका क्या रखा गया? नगर निकाय या नगर पालिकाएं। क्लियर? अब जब भाग ऐड हुआ है और भाई साहब अनुसूची ऐड हुई है तो निसंदेह कुछ नए आर्टिकल्स भी ऐड हुए होंगे, नए अनुच्छेद भी ऐड हुए होंगे। तो भैया न्यूमेरिकल वैल्यू अनुच्छेद की वही है जो मूल संविधान के समय से चली आ रही है, अर्थात आर्टिकल 243। अब पिछला जो भाग था वो 243 ओ पे खत्म हुआ था, तो ये 243 कहां से शुरू होगा? पी से शुरू होगा। पी से आगे बढ़ते हुए 243 क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक पहुंचा। ठीक है, उसके बाद 243 जेड ए, 243 जेड बी, 243 जेड सी। तो इस प्रकार से 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये अनुच्छेद आपके इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्यारे शिक्षार्थियों संविधान में ऐड किए गए।
देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि इसके मैं प्रावधानों की बात करूं, इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं, अब इसकी तुलना आप 73वें अधिनियम से करेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि भैया वहां पर कुछ प्रोविजंस जो थे वो अनिवार्य थे, कुछ प्रोविजन स्वैच्छिक थे, राज्य सरकार पर छोड़ दिए गए थे। लेकिन इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के समस्त प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं। समझ गए? तो इसके समस्त प्रावधान राज्य सरकारों को लागू करने ही होंगे। समझ गए बच्चों? लागू करने ही होंगे, संवैधानिक रूप से बाध्य हैं राज्य सरकारें। और इसके अलावा चलो प्रावधानों को अलग से ही समझते हैं। इसके अलावा यदि यहां पर मैं और प्रावधान की बात करूं तो भैया इसकी संरचना जानने से पहले यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि यहां पर बहुत हल्की सी यहां पर भाई साहब जो है ना एक छूट दे दी गई है राज्यों को, और वो है आरक्षण को लेकर, नगर निकाय में आरक्षण को लेकर। कैसे कि आपका 1/3 आरक्षण तो एटलीस्ट कम से कम महिलाओं को आपको देना ही होगा। ठीक है बच्चों? इसके बाद आपका पंचायतों में हम लोगों ने देखा था कि भैया एससी एसटी के लिए भी आपका जो आरक्षण था वो भाई साहब उसमें अनिवार्य प्रावधान था, लेकिन यहां पर आपका महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, लेकिन एससी एसटी व ओबीसी के लिए जैसा राज्य चाहे उस हिसाब से जनसंख्या अनुपात को आधार बनाते हुए वो भैया आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में आरक्षण की स्थिति। अब जानते हैं कि भैया शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संरचना क्या निर्धारित की गई इस अधिनियम में। देखिएगा बच्चों, यहां पर ढांचे की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और बच्चों इस स्ट्रक्चर के क्रम में आपकी जैसे पंचायतें थी, पंचायतों को 3 स्तरों पर बांटा गया था। सबसे छोटा स्तर आपका ग्राम स्तर पे था, फिर आपका ब्लॉक स्तर पे था, और तीसरा और सबसे बड़ा स्तर जो था वो था जिला स्तर पर। तो बिल्कुल कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं है डियर लर्नर्स। यहां पर भी आपकी जो शहरी व्यवस्था है, शहरी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगर निकाय हैं, इनको भी 3 स्तरों पर बांटा गया है। 3 स्तरों पर बांटा गया है। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे प्रारंभिक और सबसे लघु सबसे छोटा स्तर है प्यारे शिक्षार्थियों, उसको पुकारा जाता है नगर पंचायत के नाम से, नगर पंचायत। दूसरा स्तर है नगर पालिका, और तीसरा स्तर है बच्चों नगर निगम। तो ध्यान से समझना है, बिल्कुल कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्रारंभिक स्तर नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है? नगर पंचायत आपके वो क्षेत्र हैं जो गांव से नगर में बदल रहे हैं, गांव से नगर में बदल रहे क्षेत्र। समझे बच्चों? गांव से नगर में बदल रहे क्षेत्र,
और उसके बाद जो दूसरा स्तर आता है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं में वो क्षेत्र आते हैं जो भाई साहब आपके छोटे शहरी क्षेत्र हैं, छोटे नगरीय या शहरी क्षेत्र, वहां पर स्थापित होती हैं नगर पालिकाएं। और फिर आपकी तीसरी कैटेगरी आती है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है नगर निगम। इसका मतलब क्या, बड़े शहरी या नगरीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा नगर निगम। अब इसको महानगर भी आप लोग कह सकते हैं कि महानगरीय क्षेत्रों में समझ गए। तो यहां पर बेसिकली एक आधार बनाया जाता है, और वो आधार क्या होता है कि यदि किसी क्षेत्र की आबादी, जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर भैया नगर निगम स्थापित होगा। यदि किसी की आबादी 50,000 से 10 लाख के मध्य है, तो उस क्षेत्र में आपकी स्थापित होगी नगर पालिका। और प्रारंभिक चरण जो है कि भैया 5,000 से और 50,000 के बीच यदि किसी क्षेत्र की आबादी है, तो उस नगरीय क्षेत्र में आपकी स्थापित की जाएगी नगर पंचायत। देखिए बच्चों, यहां पर चाहे आपकी नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत में भी आपके 2 चरण आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा अध्यक्ष और बाकी होंगे सदस्य। अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गया। अब बच्चों, ये जो अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष का भी और भाई साहब सदस्यों का भी जो होता है निर्वाचन। और निर्वाचन भी कैसा, प्रत्यक्ष बच्चों, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सेपरेटली अपने सदस्य को भी चुनेगा और अध्यक्ष को भी चुनेगा। ठीक है। और नगर पंचायत के अध्यक्ष को अध्यक्ष नाम से पुकारा जाता है, या इंग्लिश में इसको आप लोगों ने सुना होगा चेयरमैन बोल दिया जाता है। और जो सदस्य होते हैं उनको बोल दिया जाता है साधारण भाषा में सभासद। ठीक है बच्चों, सभासद। अब यहां पर बात कर लेते हैं नगर पालिका की। नगर पालिका में भी सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष और भाई साहब इसके अलावा सदस्य। इसके अध्यक्ष को वही अध्यक्ष ही बोलते हैं या चेयरमैन बोल देते हैं, और भाई साहब सदस्य को सभासद या पार्षद के नाम से उच्चारित कर दिया जाता है, पार्षद या सभासद। और इन दोनों स्तरों का जो चुनाव होता है वो बच्चों कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को यहां पर चुनाव के माध्यम से इलेक्ट करती है। सेपरेटली वो अपने चेयरमैन को भी चुनेगी, और भैया सेपरेटली वो अपने मेंबर को भी चुनेगी, सदस्य को भी चुनेगी, पार्षद को भी चुनेगी। ऐसे ही आपके भैया जो नगर निगम होते हैं वहां पर भी यही व्यवस्था देखने को मिलेगी। अध्यक्ष है और इसके अलावा आपके सदस्य हैं, और ये सदस्य यहाँ पर मुख्यतः क्या कहलाते हैं, ये जाने जाते हैं पार्षद के नाम से। और जो ये अध्यक्ष है, इन अध्यक्षों को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक तो भाई साहब यहाँ पर कुछ राज्यों में तो अध्यक्ष को मेयर बोल दिया जाता है, और कुछ स्थानों पर अध्यक्ष को महापौर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा निर्वाचन में। ये तो क्लियर है कि भैया ये दोनों चरण में जो व्यक्ति यहाँ पर पदासीन होंगे वो आएंगे चुनाव के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से। लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आपके भाई साहब मेयर का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है और सदस्य का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे मैं उत्तराखंड की बात कर लूं कि उत्तराखंड में यदि किसी नगर निगम का चुनाव होना है तो वहां पर जनता अपने मेयर का सेपरेटली चुनाव करेगी और अपने वार्ड मेंबर का अलग से, पार्षद का सेपरेटली चुनाव करेगी। लेकिन बात करूं यदि राजस्थान की, तो राजस्थान में व्यवस्था क्या है कि भाई साहब जनता सिर्फ अपने पार्षद को चुनती है, सिर्फ वो अपने वार्ड के मेंबर को चुनती है। फिर आपके इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद पार्षद अपने बीच में से चुनाव के माध्यम से एक व्यक्ति को चुनते हैं, और जो कहलाता है महापौर।
तो ये दोनों स्तर भारत के सभी राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ राज्यों में इस पद का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, कुछ में अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर है बच्चों? अब मुद्दा यह आ जाता है कि भैया जैसे पंचायती स्तर पर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी पद पर आसीन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी ये चीज देखने को मिलेगी भाई। तो आपके प्रशासन जो होता है, प्रशासन यहां पर आपकी ऐसी स्थिति में सहायता करता है। और यहां पर नगर पंचायतों में प्रशासनिक पद होता है नगर आयुक्त, जिसको कमिश्नर बोल देते हैं। ये मेनली पीसीएस बॉडी होती है। ऐसे ही नगर पालिकाएं जहां पर स्थापित हैं वहां पर भी, और जहां पर नगर निगम स्थापित है वहां पर भी आपके नगर आयुक्त का पद आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, सिटी कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। और यहां पर भी ये पीसीएस बॉडी होगी, लेकिन यहां पर नगर निगम वाले क्षेत्र में ये पीसीएस भी हो सकती है और आईएएस बॉडी भी हो सकती है। दोनों बॉडीज भाई साहब यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243Q। इसकी विषय वस्तु पर नजर डालिए। जिन क्षेत्रों को राज्यपाल ने औद्योगिक नगरी घोषित किया है, वहां पर भाग 9A के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे आपका कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा, तो वहां पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ये कहता है कौन सा आर्टिकल? 243Q। और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है और फिर भैया ये हमारा भाग 9A कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक है म्यूनिसिपैलिटीज में, नगर निकायों में मनोनयन, नॉमिनेशन। समझिएगा इसको बच्चों। देखो, ये मान लीजिए ये एक राज्य है उत्तराखंड। अब भैया इस उत्तराखंड में ये एक शहर है रुड़की। ठीक, अब ये रुड़की जो है एक विधानसभा सीट भी है, लेकिन रुड़की की अकेले की जो जनसंख्या है वो इतनी नहीं है कि भाई साहब आपका नगर निगम वहां पर स्थापित किया जा सके। इसलिए क्या किया गया कि भैया आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को, आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करके रुड़की नगर निगम का गठन कर दिया गया। ठीक है, रुड़की नगर निगम का गठन कर दिया गया। अब मैं इस डायग्राम को उठा के यहां रख लेता हूं। ये रुड़की नगर निगम का क्षेत्र हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें जो मुख्य शहर है रुड़की वो ये है, ये शहर है। और इसके बाद आसपास के ये जो क्षेत्र हैं ये भाई साहब आसपास के गांव मिला लिए गए और इन गांवों को समायोजित करके आपका भाई साहब क्या बना?
रुड़की नगर निगम बना। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बात। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, ये आपका भाई साहब उत्तराखंड राज्य के विधानमंडल में एक विधानसभा सीट को रिप्रेजेंट करता है और उसको जानते हैं हम रुड़की विधानसभा सीट। ठीक है, अब रुड़की विधानसभा सीट का जो राजनीतिक क्षेत्र है वो तो ये है, लेकिन जो आपके भाई साहब रुड़की नगर निगम का राजनीतिक क्षेत्र है वो ये है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इस विधानसभा क्षेत्र से अलग जो ये क्षेत्र है भाई, ये किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में आ रहे होंगे, समझ रहे। ये मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र ये किसी एक पड़ोसी विधानसभा के क्षेत्र में आ रहा है, मान लिया कलियर विधानसभा। यहां से यहां तक का क्षेत्र झबरेड़ा विधानसभा, यहां से यहां तक का क्षेत्र कानपुर विधानसभा। समझो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि रुड़की नगर निगम के भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपके कुछ अन्य विधानसभाओं के क्षेत्र भी आ रहे हैं, समझ गए। तो यहां पर इस टॉपिक पर आ जाइएगा दोबारा। हम लोगों ने देखा कि भैया कोई भी आपकी चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, वहां पर जो व्यक्ति आएंगे वो कैसे आएंगे, चुनाव के माध्यम से आएंगे, ठीक है। चाहे आपके पार्षद हो चाहे महापौर हो मेयर हो, वे कैसे वहां पे आएंगे, चुनाव के माध्यम से आएंगे। लेकिन आपके 74वें संविधान संशोधन में कुछ एक विशेष प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, और वो व्यवस्था क्या है स्टूडेंट, वो है नगर निकायों में मनोनयन की, नॉमिनेशन की। तो कैसे होगा नॉमिनेशन यहां पर भैया, सबसे पहला पॉइंट समझिएगा। देखो, नॉमिनेशन में जो भी सदस्य यहां पर नॉमिनेट किए जाएंगे वो किए जाएंगे किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा। वह व्यक्ति जो निकायों के मामलों का ज्ञाता हो या अनुभवी हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उस एक सिंगल व्यक्ति को आपकी राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है म्यूनिसिपैलिटीज में, यदि राज्य सरकार को लगता है कि ये आदमी आपकी भैया बोर्ड को चलाने का पर्याप्त अनुभवी है और भैया ज्ञाता है। दूसरे स्तर पर बात करते हैं, वे लोकसभा या विधानसभा सदस्य जिनमें नगर निकाय का संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र आता हो। देखिए बच्चों, ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन ये कह रही है कि भैया झबरेड़ा का विधायक, कानपुर के विधायक, कलियर के विधायक और रुड़की के तो होंगे ही होंगे भाई, ठीक है। ये चारों व्यक्ति पदेन रूप से मनोनीत हो जाएंगे रुड़की नगर निगम में सदस्य के तौर पर। समझ गए बच्चों, ये आपके अगर लोकसभा सदस्य भी होते, सपोज दैट ये तो रुड़की नगर निगम का पूरा क्षेत्र आपका भैया हरिद्वार लोकसभा में आता है, लेकिन यदि कोई क्षेत्र निकटवर्ती आंशिक रूप से कोई दूसरी लोकसभा का आता, नैनीताल का आता या कोई और का आता, तो उसका जो आपका भाई साहब लोकसभा सदस्य है, एमपी है, वो भी पदेन रूप से मनोनीत होकर आपके भैया रुड़की नगर निगम का सदस्य बन जाता। तीसरा, राज्यसभा या विधानसभा के वो सदस्य जो निकाय क्षेत्र में मतदाता हों। निकाय क्षेत्र में वोटर हों, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये इतना बड़ा राज्य है, सपोज दैट यहां का रुड़की नगर निगम का कोई एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स,
ठीक है, मिस्टर एक्स। अब इस मिस्टर एक्स ने नैनीताल में जाके विधानसभा का चुनाव लड़ा। ठीक है बच्चों, नैनीताल में जाके विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब भैया ये विधायक है नैनीताल से, लेकिन इसका जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है वो कहां पर है, रुड़की में दर्ज है, भाई रुड़की नगर निगम में दर्ज है। तो यहां पर ये भैया पदेन रूप से मनोनीत होकर रुड़की नगर निगम का एक मनोनीत सदस्य कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही राज्यसभा में आप लोगों ने देखा कि भैया ये मान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जैसे 3 राज्यसभा सीट्स हैं, ठीक है, तो यहां पर बच्चों इन 3 सीट में से यदि कोई एक व्यक्ति रुड़की नगर निगम में वोटर है तो वो भी भाई साहब पदेन रूप से मनोनीत होकर रुड़की नगर निगम का सदस्य बन जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रावधान, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा शहरी स्थानीय स्वशासन को। तो आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है, भाग 9A भी यहीं पर समाप्त होता है डियर स्टूडेंट्स। और कल की क्लास हमारी संपूर्ण रूप से इर्द गिर्द रहने वाली है कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्थात सहकारी समितियां, जिसमें हम लोग भाग 9B के अंतर्गत सहकारी समितियों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।